सो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने ब्लड रिलेशन के अंदर बेसिक क्लास नंबर 1 पढ़ी, ठीक है, जिसके अंदर आपको सब कुछ ब्लड का बेसिक बताया कि किस तरह से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है, जैसे फैमिली ट्री यूज़ होगा, रिलेशंस यूज़ होंगे, ठीक है, जनरेशंस गैप्स देखे जाएंगे, तो वो सब कुछ जो है वो हमने एक बेसिक क्लास के अंदर पढ़ा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको रिलेशन के लिए बताया कि कौन कौन से रिलेशन जो है, जैसे हम हिंदी में कुछ और बोलते हैं तो इंग्लिश में एक ही वर्ड, जैसे अंकल है उसके लिए जो है वो हिंदी में जितने भी रिलेशन वो सारे आ जाते हैं, जैसे चाचा, ताया, मामा, मासड़, फूफा जो है, ठीक है, सब कुछ जो है वो एक अंकल के अंदर आ जाता है। तो ये सब रिलेशंस के बारे में आपको बताया कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको फैमिली ट्री के लिए बताया जो सबसे ज़रूरी है, ठीक है, ब्लड रिलेशन के अंदर, कि कोई भी ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन करना है उसके लिए फैमिली ट्री जो है वो सबसे ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट के साथ साथ आपको बताया कि जो फैमिली ट्री आपने बनाना सीख लिया है उसको हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक एक स्टेटमेंट करके चले। जैसे पहली स्टेटमेंट आई कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो उसको हमने फैमिली ट्री के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। ए इज़ द फादर ऑफ बी है तो रिलेशन किसके लिए बता रहा है, किसके लिए बताता है, बी के लिए बताता है, यानी कि जो आगे वाला होता है, ठीक है, जो लास्ट वाला होता है उसके अकॉर्डिंगली रिलेशन बताता है कि ए जो है वो फादर है लेकिन है किसका है, वो बी का है, तो बी के अकॉर्डिंगली जो है वो मेरा रिलेशन जो है वो चलता है। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट के बाद जो है वो आपको दो दो स्टेटमेंट के ऊपर भी आया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में दो दो स्टेटमेंट के ऊपर भी आए कि दो स्टेटमेंट आएंगी तो हमने किस तरह से कंबाइन करना है। ठीक है, इसी से आगे चलेंगे आज हम। जैसे एक और स्टेटमेंट आती है, दो को ही कंबाइन करेंगे। पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं ए इज द फादर ऑफ बी हु इज सिस्टर ऑफ सी। A is the father of B, who is the sister of C. अब यहां पर एक नई चीज देखने को मिली। कल जो है वो दो स्टेटमेंट्स थी जिसके अंदर क्या हुआ कि भाई दो स्टेटमेंट अलग अलग थी। पहले मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट को अलग से किया, उसके आगे दूसरी स्टेटमेंट अलग थी। यहां पर एक नई चीज आई, वो ये कि भाई इन दोनों को स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक वर्ड मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब ये चीज़ चाहे रीजनिंग में हो चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, बड़े बार आपको यहाँ पर ये चीज़ काम आएगी कि जब भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा है तो उसके बीच में जो वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वो किस तरह का वर्ड है वो हमने पहचानना, और अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो किस तरह का रिलेशन बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, वो चीज़ यहाँ पर जरूरी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का फादर है। आगे मैंने लिख दिया हु इज़ द सिस्टर ऑफ सी। अब हु जो है वो यूज बी के लिए हुआ है कि ए के लिए हुआ है, यहाँ पर यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ठीक है, और ये ब्लड रिलेशन में ही नहीं, आपका रैंकिंग के अंदर, आपका सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो है ये चीज़ें जरूर आएंगी। ठीक है, जब भी जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें तो भाई ऐसा तो नहीं है कि एक छोटी छोटी स्टेटमेंट देगा, भाई एक लंबी स्टेटमेंट देगा जिसमें दो से तीन छोटी छोटी स्टेटमेंट निकलती हैं। तो वहीं पे जो वर्ड कंबाइन कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो वही जरूरी हो जाता है कि ये चीज़ जो है वो किसके लिए यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो जब भी हु की जगह, ठीक है, हु की जगह जब भी हु आ जाए, ठीक है, विच आ जाए, हुज आ जाए, ठीक है, जब भी इस तरह के वर्ड आ जाएं, जिसको क्या बोलते हैं, कौन से वर्ड होते हैं ये, डब्ल्यू फैमिली बोलते हैं या फिर कुछ और भी बोलते हैं इसको, आई थिंक इसको रिलेटिव क्लासेस भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी यहां पर इस तरह के वर्ड आएंगे या फिर दैट आ जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन बताते हैं बिल्कुल साथ वाले के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने लिखा ना हु किसके लिए यूज होगा, बिल्कुल साथ वाले के लिए। कभी ग्रामर में भी इंग्लिश में भी आप पढ़ोगे कि अगर यहां पर सिंगुलर है तो साथ में हु लग गया, तो उसके बाद जो है ये जो वर्ड यूज होगा ये किसके अकॉर्डिंगली होगा, जो हु के पीछे होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसका यहाँ पर सिंगुलर आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगी, वो इसके अकॉर्डिंगली बताता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हु की जगह अगर हु, विच, हुज, दैट भी आएगा तो तब भी जो है क्या आएगा, ये साथ वाले के लिए रिलेशन बताता है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया हु इज द सिस्टर ऑफ सी। अब सिस्टर किसके लिए बता रहा है, बी के लिए बता रहा है, ना कि वो ए के लिए बता रहा है। अगर यहीं पे हु, विच, हुज, दैट की जगह पर आता है एंड, बट आता है,
आल्सो आता है, एज वेल एज आता है, ठीक है, ये चीजें आती हैं, ठीक है। ये किसके लिए यूज होती हैं भाई? ये यूज होती हैं जहां से लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीजें स्टार्ट यूज होती हैं लाइन से, जहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, जहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो, या फिर ये बोल सकते हो कि जो सब्जेक्ट वाली जो सब्जेक्ट में होता है। जैसे आपको पता है ना कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जो पहले आ रहा है, ठीक है, जनरली हम उसको सब्जेक्ट मानते हैं, और जो बाद में आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। आप इस तरह से भी देख सकते हो कि हु, विच, दैट, हुज, दैट जो है वो किसके लिए है? वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं जो कि साथ वाले में है, ठीक है, नीबर में है जो। और यहां पर एंड बट आल्सो एज वेल एज आ रहा है, वो कहां से होगा? जहां से लाइन स्टार्ट हुई, यहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सब्जेक्ट वाले के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे मैं एंड लिख देता, ठीक है, एंड लिखता तो वही वो सीधा सीधा किसके लिए यूज हो जाता? ए के लिए, ठीक है। हालांकि ए के लिए यहां पर सिस्टर की बजाय फिर वहां पर ब्रदर लिखा होता, ठीक है, क्योंकि एक बार मेल एक बार फीमेल नहीं बोल सकते ना। तो चलो इसको करते हैं अभी हम। करना फिर से वही तरीका है भाई, मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गई हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये है कि ए जो है वो बी का फादर है, और दूसरी स्टेटमेंट, अब हु लग गया मेरे को पता है बी के लिए, अब दूसरी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। तो बस वैसे ही जैसे हमने कल किया कि भाई ए जो है वो क्या है? फादर है, किसका? बी का। उसके बाद बी जो है वो क्या है? सिस्टर है, किसकी? सी की, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपका ट्री बन गया। स्टेटमेंट जब भी आ रही है आप बीच में देखो कि किस तरह से जोड़ा हुआ है, ठीक है। कभी जोड़ा होगा या कभी नहीं होगा, जैसे कल की वैसे वाली स्टेटमेंट आएंगी, ठीक है। तो दोनों के ऊपर है कि जिस तरह से भी वो पूछेगा। एक और देखते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्स इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। X is the brother of B and father of C. अब क्या आएगा? देखो यहां पर पहले हु था, अब यहां पर एंड आ गया। अब ये एंड साथ वाले के लिए नहीं बताएगा, जहां से लाइन स्टार्ट हुई यानी कि एक्स के लिए बताएगा, ठीक है। बाकी सेम वैसे ही बनेगा जैसे बना रहे हो भाई। अभी से अपने नोटबुक के ऊपर पेन से चलाना जो है वो स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ देखते रहो, सुनते रहो, और बाद में जब करने के बाद ये है तो फिर से भूल जाए, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी सेंटेंस, छोटी छोटी लाइनें से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चन के ऊपर आऊँ तो सारे निकालें। ऐसा नहीं हो कि आप देखते रह जाओ या पढ़ते रह जाओ या सुनते रह जाओ कि ये क्या हो रहा है। समझ तो आएगा, सभी को समझ आ रहा है कि किस तरह से कर रहा हूँ, लेकिन बाद में दिक्कत आएगी जब आप खुद करोगे तो, ठीक है। इसलिए एक एक स्टेटमेंट जो है वो आप करना स्टार्ट करोगे ताकि बाद में क्वेश्चन वाले भी बना सको। तो यहां पर x इज अ ब्रदर ऑफ b, भाई x जो है वो ब्रदर है किसका? b का। ब्रदर सेम में आता है। उसके बाद एंड लग गया, किसके लिए यूज हुआ? x के लिए। x जो है वो फादर है किसका? c का। बस ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है, ये फैमिली ट्री बनेगा। अब यहाँ पर बी और सी का जेंडर नहीं पता है। याद रखो जब तक हमें जेंडर गिवन ना हो तब तक हम खुद से कुछ नहीं बनाएंगे। ना तो इसको बॉक्स में करेंगे इन दोनों को, ना तो हम इन दोनों को सर्कल में करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक ही जेंडर का पता चला था, यहाँ पर दो का पता चला, दोनों के ऊपर बना दिया, ठीक है। क्योंकि बड़े बार ऑप्शन में हो सकता है आपको कैनॉट बी डिटरमाइन आ जाए, ठीक है, या डाटा इनएडिकेट आ जाए कि हमें पता नहीं है, क्योंकि हम बता नहीं सकते जब तक उसका जेंडर नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जिसका जेंडर पता है उसी के ऊपर बनाओगे, जिसका जेंडर नहीं पता उसके लिए नहीं बनाओगे, ठीक है। एक और स्टेटमेंट ले रहा हूं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन के ऊपर ही आऊंगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं रोहित इज हस्बैंड ऑफ रानी, ठीक है। रोहित इज द हस्बैंड ऑफ रानी whose son is रवि, ठीक है। रोहित इज हस्बैंड ऑफ रानी whose son is रवि and
रवि इज ब्रदर ऑफ सोहन। अब यहां पर तीन स्टेटमेंट आ गई हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेटमेंट को ही पकड़ना है। अब यहां पर एंड यूज किया ना, तो इसके लिए ये नहीं बोलना कि जहां से लाइन स्टार्ट हुई है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके आगे हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वो तब हमने देखना जब हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे थे रिलेशन, बट यहां पर सब्जेक्ट दिए हुए इसलिए हम वहां पर पीछे वाली साइड नहीं चलेंगे, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट देखोगे, रोहित इज हस्बैंड ऑफ रानी, ये बनाओगे एक ही स्टेटमेंट जो आपको बताए हो जिस तरह से ट्री चलेगा, ठीक है। कि भाई रोहित जो है ये हस्बैंड है किसका? रानी का, तो ये रानी आ जाएगी। उसके बाद हुज लग गया, हुज किसके लिए आएगा? रानी के लिए। हालांकि दोनों के लिए चलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रहा है। हु सन, यानी कि रानी का जो सन है वो कौन है? रवि है, तो ये रवि आ गया, ठीक है। उसके बाद एंड लगा है, लेकिन अब एंड उसके लिए आगे जहां पर मतलब जहां पे लाइन स्टार्ट हुई वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर आगे मेरे को सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो भाई फिर मेरे अकॉर्डिंगली एंड किसके लिए यूज होता? भाई यहां पर भी दो चीजें थी, एक रवि था एक रानी था, है ना, तो मैं रानी के लिए यूज करता, है ना। लेकिन यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि किसके लिए यूज हो रहा है? रवि के लिए। रवि जो है वो ब्रदर है किसका? सोहन का। ये बन गया ट्री, ठीक है। चाहे जिस तरह से मर्जी हो, जिस तरह से मुश्किल आपको दिख रहा हो स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपको एक एक स्टेटमेंट करके सिखाया हुआ है, आपको अगर आता है तो बड़े आराम से कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली से बना लोगे। और ये आपको सिर्फ अभी सिखा रहा हूँ तो इस तरह से चल रहा हूँ, अदरवाइज जब क्वेश्चन निकालना होगा तो इस तरह से एक एक करके नहीं, सीधा ऊपर से पढ़ो नीचे बनाते जाओ, ऊपर से पढ़ो नीचे बनाते जाओ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो फैमिली ट्री बन गया। अब यहाँ पे ना इसके बाद क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में पूछा जाएगा, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू रोहित। अब देखो यहां पर इंडियन नेम है ना, तो सामने हमें दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी एबीसी में आएगा ना तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि आर टू एस है कि एस टू आर है, ठीक है। हो सकता है मैं यहां पर लिखूं कि हाउ इज सोहन रिलेटेड टू रोहित, यहां पर सन दिख रहा है, आप यहां पे फादर लिख दो, ठीक है। यहां पर ये चीजों से आपने ध्यान रखना है, जब आगे क्वेश्चन आएंगे, ये तो चलो बाय नेम है सामने दिख जाएगा, लेकिन जब भी एबीसी में आएगा, जब क्वेश्चन आएगा लेटर्स में जब दिए होंगे नाम, तो तब वहां पर ये मुश्किल आ सकती है कि हमें इधर से इधर जाना है या नीचे से ऊपर जाना है, ये चीज यहां पर कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। तो यहां पर जिस तरह से स्टेटमेंट के लिए समझा, इसी तरह से सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई हाउ इज, यानी कि सोहन जो है वो कैसे है, किसके अकॉर्डिंगली रिलेटेड टू रोहित, रोहित के अकॉर्डिंगली सोहन उसका क्या लगता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। यहां पर इस तरह से समझना है, ठीक है, कि सोहन जो है वो रोहित के अकॉर्डिंगली वो क्या लगेगा, उसका रोहित का क्या लगेगा, इस तरह से इसको समझना है। तो फिर अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा, भाई सोहन जो है वो रोहित का क्या लगेगा, तो आंसर सीधा आएगा आपका सन। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बड़े आराम से निकाल लोगे, क्योंकि आपने फैमिली ट्री बनाया हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पूछी है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंगली चले हम, हमें पूरा फैमिली ट्री बन गया है, जहां से कुछ भी पूछे हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। अगर मैं यहां पर ये पूछूं कि बताओ हाउ इज रवि रिलेटेड टू रोहित, हाउ इज रवि रिलेटेड टू रोहित, तो यहां पर भी सन आएगा, ये रानी है भाई, ये रवि है, ठीक है, क्योंकि बॉक्स में दिख रहा है वो सर्कल में थी, यहां पर रवि ये है, रवि रिलेटेड टू रोहित, तो यहां पर भी सन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूंगा हाउ रोहित रिलेटेड टू सोहन, फिर क्या आएगा, फिर यहां पे फादर आएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है आपने। क्वेश्चन कभी घुमा के पूछना हो तो इस तरह से पूछेगा, हाउ इज रोहित्स फादर रिलेटेड टू रानी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और, ब्लड रिलेशन में एब्स्ट्रॉ एस वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट जो है वो एब्स्ट्रॉ एस से भी आती हैं। तो यहां पर इसका मतलब रोहित फादर का मतलब है जो कि रोहित का जो फादर है, ठीक है। अब सीधा सीधा रोहित के लिए नहीं पूछा, अब यहां पर ये पूछा है कि रोहित का जो फादर है, ठीक है, रोहित का जो फादर है वो रानी का क्या लगेगा। अब यहां पर देखोगे रोहित का फादर है, तो भाई रोहित का फादर यहां पर बनाना पड़ेगा, ये रोहित का फादर आएगा, ठीक है, और ये रानी का क्या लगेगा, फादर इन लॉ,
ठीक है, अभी किसी के एक डॉटर इन लॉ भी निकला आंसर है। तो यही कंफ्यूजन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने देखनी है कि किसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको पूछा हुआ है। ठीक है, यहां पर पूछा है कि रोहित का फादर, वो क्या लगेगा, तो वो फिर आपका आंसर क्या आएगा, फादर इन लॉ आएगा। ठीक है, अगर मैं ये पूछता कि हाउ इज रानी रिलेटेड टू रोहित फादर, फिर मैं डॉटर इन लॉ बोलता। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेसिक आपने सीख लिया, क्वेश्चन आपने निकालना सीख लिया, लेकिन जब आंसर देने की बारी है वहां पर गलती कर दो। ठीक है, वहां पर ज्यादा पछतावा होगा फिर। अब क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला। वही चीजें, जो चीजें हमने सीखी हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलना और अपना आंसर निकालना है। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट है ए इज द मदर ऑफ बी। हमने पहले ये वाली स्टेटमेंट बनानी है, ए इज द मदर ऑफ बी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि भाई जैसे यहां पर लिखा हो ना ए इज द मदर ऑफ बी, उसके बाद सी की ए की जगह डी लिख देता कि सी इज द सन ऑफ डी। भाई मेरे ट्री में ना तो सी था ना तो डी था। ऐसे वाली स्टेटमेंट जब भी आएंगी पहले मैं इसको करूंगा स्किप। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें इसका रिलेशन ही नहीं पता हम कैसे करेंगे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे आगे लिखा हुआ डी इज द ब्रदर ऑफ ई, हमें ट्री में ना तो डी मिलेगा ना तो ई मिलेगा। क्या आएगा, ए बन रहा है। देखो ए इज द मदर ऑफ बी, भाई ए जो है वो मदर है किसकी, बी की, बन गया। उसके बाद सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है वो ए का सन है, तो यहां पर दिख रहा है सी जो है वो सन बन गया ए का। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब देखो ना तो यहाँ पे डी है ना तो ई है, ऐसे वाली चीजें मैं बोल रहा हूँ कि जब भी स्टेटमेंट में वो नंबर नाम आ गए जो ऑलरेडी ट्री में नहीं है, आप उसको एक बार स्किप करके आगे चलोगे, जब रिलेशन जुड़ जाएगा फिर अपने आप वहां पर आ जाएंगे। जैसे आगे लिखा हुआ है ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है वो डॉटर है किसकी, बी की, बन गया। ठीक है, ई इज द डॉटर ऑफ बी बन गया। उसके बाद अब मेरे पास ई वाला रिलेशन मिल गया, अब ये वाली लाइन भी दोबारा से रिपीट कर लूंगा, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ब्रदर है किसका, ई का। ये बन गया आपका फैमिली ट्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो सामने दिख रहा है ग्रैंड मदर कौन सी आएगी, एक जनरेशन से ऊपर है ना, तो एक जनरेशन ये ऊपर है, उससे भी ऊपर ये वाली है जो है वो ग्रैंड मदर कौन सी आएगी, ए आएगा। ठीक है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई, सामने दिख रहा है, तो ए इज आंसर। अब बताओ किसी को समझ नहीं आया हो, है कोई, चले आगे।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इज द मदर ऑफ डी। आप एक काम करो, सिर्फ आंसर लिखते जाओ, क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर सेव होगी फाइल तो ठीक है, नहीं तो वर्कशीट तो आपको मिलनी है, ठीक है। बी इज द मदर ऑफ डी, नहीं मिल रहा किसी को। बी इज द मदर ऑफ डी एंड सी इज द ब्रदर ऑफ डी। एच इज द डॉटर ऑफ ई। अब देखो यहां पर भी एच और ई का कोई रिलेशन नहीं है, आप ई वाली लाइन को स्किप करके आगे चलोगे, डी इज द वाइफ ऑफ ई। अब जब ई मिल गया फिर उसके बाद एच और ई वाली लाइन फिर से रिपीट कर लोगे। क्या आएगा भाई? बी इज द मदर ऑफ डी, बी इज द मदर ऑफ डी, ठीक है। उसके बाद सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। उसके बाद भाई एच इज द डॉटर ऑफ ई, ना तो एच है ना तो ई है, इसके आगे चलेंगे, डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ, ये जो है ये वाइफ है। अब सर्कल बन जाएगा, डी इज द वाइफ ऑफ ई। अब उसके बाद क्या पूछा, एक और लाइन पीछे रहेगी, एच इज द डॉटर ऑफ ई। आगे क्वेश्चन ये पूछा हुआ व्हाट इज द रिलेशन ई टू सी। भाई ये तो सामने दिख रहा है, सेम एज में है तो ब्रदर वाली लाइन में है, बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया तो क्या आएगा? ब्रदर इन लॉ आएगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फटाफट करते हो बाकी वाले भी क्वेश्चन। क्या आया आंसर? क्या आया? आंट आया। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है। ए और बी जो है वो आपस में सिस्टर्स हैं। आर एंड एस आर ब्रदर्स। अब देखो ना तो बीच में आर है ना तो एस है, ठीक है। उसके आगे चलेंगे, डॉटर ऑफ ए, ठीक है। ए की जो डॉटर है वो कौन है? इज अ सिस्टर ऑफ आर। जो ए की डॉटर है वो आर की सिस्टर है, ठीक है। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आर एंड एस आर ब्रदर्स। आर और एस जो है वो आपस में क्या है? ब्रदर्स हैं। बन गया ट्री, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? हाउ इज रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू एस। बी जो है वो एस की क्या लगेगी? भाई आपस में सिस्टर्स हैं तो ये सिस्टर्स के बेटा या बेटीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी रिलेटेड टू एस पूछा हुआ है तो ये क्या लगेगी? आंट लगेगी। कौन सी आंट है ये? मैटरनल आंट है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मेरे पास आंट ही लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, हु लग गया, हु किसके लिए यूज होगा? बी के लिए। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी। हाउ ए रिलेटेड टू डी? डॉटर आ रहा है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है।
हु यूज हुआ बी के लिए, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। उसके बाद सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी। आगे हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी का क्या लगेगी, डॉटर लगेगी, ठीक है। अगर ये मैं पूछता कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, फिर आंसर क्या होता, नॉट इनएडिकेट बोल देते, या कैनॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, सीबीडी लिखा होता है, कैनॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी फादर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि जैसे ये 4 ऑप्शन में से देना हो, फिर क्या आंसर देता, फिर मदर देता, क्योंकि फादर तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप गेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी, ई इज द मदर ऑफ बी, ए एंड डी आर ब्रदर्स। ठीक है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। उसके बाद सी इज द फादर ऑफ डी। अब देखो ना तो सी है ना तो डी है, आगे चलेंगे। ई इज द मदर ऑफ बी, ई जो है वो बी की मदर है, ठीक है। उसके बाद ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी जो है वो आपस में क्या है, ब्रदर्स हैं। आगे ऊपर एक और लाइन थी जो छोड़ी, सी इज द फादर ऑफ डी, जो डी का जो फादर है वो कौन है, सी। अब एक चीज, ये आपस में तीनों ब्रदर सिस्टर्स कुछ भी हैं, और ये ऊपर एक मदर है और एक फादर है, तो ये आपस में दोनों जो है वो हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हाउ ई रिलेटेड टू सी, ई जो है वो सी की क्या लगेगी, तो वाइफ आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो,